दुनिया में सबसे धारदार हथियार लोहे का नहीं होता साहब। सबसे गहरा घाव तलवार नहीं, बल्कि शब्द करते हैं। तलवार का घाव कुछ दिनों में भर जाता है, शरीर पर निशान रह जाता है, लेकिन दर्द खत्म हो जाता है। मगर जब किसी का स्वाभिमान कुचला जाता है, जब भरी महफिल में किसी की आत्मा को नोच कर फेंक दिया जाता है, तो वह घाव नासूर बन जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही नासूर की है। ये कहानी उस दलदल की है जिसे दुनिया ने पैरों तले रौंदा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी गंदगी में कमल खिलने वाला है। ये कहानी एक 12 साल के बच्चे के उन आंसुओं की है जो गाल पर बहे नहीं, बल्कि उसकी रूह में जमकर बारूद बन गए। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आज आप एक इंसान के राख से राजा बनने का सफर जिएंगे। उत्तर प्रदेश का एक दूर दराज का गांव बिशनपुर। सावन का महीना था, लेकिन उस दिन बारिश पानी की नहीं, बल्कि कहर की हो रही थी। गांव के सरकारी स्कूल की छत छलनी हो चुकी थी। जगह जगह से पानी टपक रहा था। कक्षा 7 की क्लास चल रही थी। बच्चों का शोर बाहर के तूफान से भी ज्यादा था। लेकिन जैसे ही मास्टर ज्वाला प्रसाद ने कक्षा में कदम रखा, सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे सांप सूंघ गया हो। ज्वाला प्रसाद सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे गांव के उस सामंती सोच का प्रतीक थे जो मानता था कि गरीब का बेटा सिर्फ गुलामी के लिए पैदा होता है। पीछे की बेंच पर सबसे कोने में सहमा हुआ सा बैठा था राघव। राघव के पिता गांव के सफाई कर्मचारी थे। गांव का मैला ढोना, नालियां साफ करना, यही उनकी नियति थी। राघव के वस्त्र पुराने थे, कई जगह से रफू किए हुए। उसके पास न तो जूते थे और न ही किताबें खरीदने के पैसे। वह दूसरों की पुरानी किताबों से सीखता था। उस दिन ज्वाला प्रसाद गणित का एक मुश्किल सवाल समझा रहे थे। उन्होंने राघव की तरफ देखा। राघव खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था। ए भंगी के, उठ जा! ज्वाला प्रसाद की आवाज बिजली की तरह कड़की। राघव घबरा कर अपनी जगह से उठ गया। बहुत ध्यान है तेरा बाहर, बोर्ड पर जो सवाल है उसे हल कर, मास्टर जी ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। राघव कांपते हुए बोर्ड के पास गया। उसका छोटा सा हाथ कांप रहा था। उसने चौक उठाई। उसे सवाल आता था। उसने रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे इसे हल किया था, लेकिन मास्टर जी की वो घूरती हुई लाल आंखें और क्लास के अमीर बच्चों की दबी हुई हंसी ने उसका गला घोंट दिया। उसके हाथ से चौक गिर गई। ज्वाला प्रसाद अपनी कुर्सी से उठे। उनके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। मैं जानता था कि तुम जैसे लोगों के दिमाग में गोबर भरा होता है। तुम लोग सिर्फ गंदगी साफ करने के लिए बने हो, सवाल हल करने के लिए नहीं। उन्होंने राघव का कान उमेटा और उसे घसीटते हुए क्लास के दरवाजे तक ले गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्कूल के बरामदे में कीच और मिट्टी भरी थी। ज्वाला प्रसाद ने राघव को धक्का दिया। राघव मुंह के बल गंदगी में गिरा। उसका बस्ता खुल गया। उसकी फटी पुरानी किताबें मिट्टी में सन गईं। ज्वाला प्रसाद दरवाजे पर रुककर गरजे। उनकी आवाज ने उस नन्हे से दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। अरे ओ भिखारी, यहां समय बर्बाद मत कर। शिक्षा शेरों का काम है, कायरों का नहीं। तेरी औकात इस स्कूल की बेंच पर बैठने की नहीं, उस नाली में है। निकल जा यहां से, जा। और रास्तों पर कचरा उठा, क्योंकि तेरा बाप भी यही करता है और तू भी जिंदगी भर यही करेगा। जा कचरा बीन। पूरी क्लास ठहाके लगाकर हंसने लगी। वह हंसी राघव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। वह कीच में लेटा रहा। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थीं, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसके अंदर एक आग लग चुकी थी, ऐसी आग जो या तो उसे जलाकर खाक कर देती या फिर सोने की तरह तपाकर कुंदन बना देती। उसने अपनी मिट्टी सनी किताबें उठाई। उसने एक बार भी मास्टर जी से माफी नहीं मांगी। उसने अपनी आंखों से मास्टर ज्वाला प्रसाद को देखा। उन आंखों में अब डर नहीं था, एक अजीब सी शून्यता थी। वह उठा और बारिश के धुंधलके में कहीं गायब हो गया। स्कूल ने उसे निकाल दिया था, लेकिन नियति ने उसे गोद ले लिया था। राघव घर नहीं गया। वह जानता था कि बीमार पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसने गांव त्याग दिया। एक ट्रक के पीछे लटक कर वह शहर पहुंच गया। शहर जहां की चकाचौंध के पीछे घना अंधेरा होता है। मास्टर जी ने कहा था, जाओ कचरा उठाओ। राघव ने इसे शाप नहीं, आदेश मान लिया। अगले 5 साल राघव ने सच में कचरा उठाया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था
कि वह कचरे के ढेर में प्लास्टिक नहीं, ज्ञान ढूंढता था। सुबह 4 बजे वह रद्दी और बेकार सामान बीनने निकलता। दिन भर पेट की आग बुझाने के लिए होटलों में झूठे बर्तन धोता। उसकी उंगलियां गल जाती थीं, साबुन और पानी से खाल उतर जाती थी। लेकिन रात उसकी अपनी थी। शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक लैंप पोस्ट था। राघव वहीं बैठता। रद्दी में उसे जो भी किताबें मिलती, चाहे वो फटी हुई डिक्शनरी हो, पुराने अखबार हों या कबाड़ में फेंकी गई मैगजीन, वह उनका अध्ययन करता। लोग उसे पागल कहते थे। अरे देखो, कचरे वाला पढ़ाई कर रहा है, कलेक्टर बनेगा क्या? लोग ताना मारते और हंसते। राघव सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे मास्टर ज्वाला प्रसाद का चेहरा याद आता और उसकी नींद गायब हो जाती। एक बार की बात है, भयंकर ठंड थी। राघव के पास ओढ़ने को कंबल नहीं था। वह अखबारों को अपने शरीर पर लपेटकर ठिठुर रहा था। तभी एक पुलिस वाले ने उसे डंडा मारा। ए, यहां क्यों लेटा है? चल भाग यहां से, चोर कहीं का। राघव अपनी किताबों को सीने से लगाकर भागा। वह एक पुल के नीचे जाकर रोया। वह चीखना चाहता था, मैं चोर नहीं हूं, मैं बस ज्ञान पाना चाहता हूं। लेकिन उस रात उसने कसम खाई। उसने अपनी फटी हुई जेब से अपने पिता की एक छोटी सी फोटो निकाली और बोला, बाबा, दुनिया कहती है हमारी जगह कचरे के ढेर पर है। मैं इस ढेर से ही रास्ता बनाऊंगा और इतना ऊपर जाऊंगा कि ये लोग मुझे देखने के लिए अपनी गर्दन उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। वक्त बीतता गया। राघव ने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके ओपन स्कूल से फॉर्म भरा। उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं। वह दिन में 18 घंटे काम करता और अध्ययन करता। नींद क्या होती है वह भूल चुका था। तभी गांव से खबर आई, उसके पिता अब नहीं रहे। टीबी की बीमारी ने उन्हें निगल लिया। राघव गांव नहीं जा पाया। उसके पास अंतिम संस्कार के लिए जाने का किराया तक नहीं था। उसने शहर में ही एक नदी के किनारे बैठकर अपने पिता का तर्पण किया। उस दिन राघव पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसी टूटन ने उसे लोहे सा मजबूत कर दिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वह सबसे खतरनाक खिलाड़ी होता है। उसने अपना लक्ष्य तय किया, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, देश की सबसे कठिन परीक्षा। लोग कोचिंग के लिए लाखों रुपए देते थे। राघव के पास सिर्फ उसकी रद्दी किताबें और उसका टूटा हुआ स्वाभिमान था। वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा, जो एक प्रसिद्ध आईएएस कोचिंग के सामने थी। राघव चाय देता और कान लगाकर लेक्चर सुनता। संविधान, अधिकार, प्रशासन, वह मन ही मन नोट्स बनाता। जब कोचिंग के अमीर बच्चे बाहर सिगरेट पीते और मजाक करते, राघव अंदर ही अंदर अपने ज्ञान की तलवार को धार दे रहा था। सालों की तपस्या रंग लाई। राघव ने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला। अब बारी थी इंटरव्यू की। वह दिन आ ही गया। राघव एक सादा, सस्ता सा सफेद शर्ट और काले पैंट पहनकर धौलपुर हाउस, यूपीएससी मुख्यालय पहुंचा। उसके जूते पुराने थे, जिन पर पॉलिश करके चमक लाने की कोशिश की गई थी। इंटरव्यू रूम में ऐसी चल रहा था, लेकिन राघव के माथे पर पसीना नहीं, बल्कि तेज था। सामने भारत के 5 सबसे विद्वान लोग बैठे थे। बोर्ड के चेयरमैन ने राघव का बायोडाटा डीएफ देखा और हैरान रह गए। चेयरमैन ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, मिस्टर राघव, आपके फॉर्म में लिखा है कि आपने पिछले 7 सालों में वेटर का काम किया, कचरा उठाया और सेल्फ स्टडी की है। आपके पास कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। आपको लगता है आप एक कलेक्टर की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? एक जिला चलाने के लिए क्लास चाहिए होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने गहरी सांस ली। उसे अपनी पूरी जिंदगी, वो बारिश, वो दलदल, वो थप्पड़, सब याद आ गया। उसने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सर, क्लास का मतलब अगर महंगे वस्त्र और इंग्लिश बोलना है तो शायद मेरे पास वो नहीं है, लेकिन एक जिले को चलाने के लिए जिस दर्द को समझने की जरूरत होती है वो मेरे पास है। मैंने उस भारत को जिया है सर, जो ऐसी कमरों से दिखाई नहीं देता। मुझे पता है कि जब राशन की दुकान पर गरीब को चावल नहीं मिलता तो उसका पेट कैसे रोता है। मुझे पता है कि जब कोई अफसर किसी लाचार की फाइल पर साइन नहीं करता तो वो लाचार कैसे मरता है। मैंने कचरा उठाया है सर, इसलिए मुझे पता है कि सफाई कहाँ जरूरी है, रास्तों पर नहीं, सिस्टम में। और मैं वहीं सफाई करने आना चाहता हूँ। राघव का जवाब सुनकर बोर्ड मेंबर्स के रोंगटे खड्डे हो गए। चेयरमैन ने अपना पेन रख दिया।
एक अघोषित सम्मान उस कमरे में तैरने लगा। 10 साल। उस घटना को पूरे 10 साल बीत चुके थे। बिशनपुर गांव आज भी वैसा ही था। वही धूल, वही गरीबी। मास्टर ज्वाला प्रसाद अब वृद्ध हो चुके थे, रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका अहंकार अब भी जवान था। एक दिन अचानक गांव में पुलिस की जीपें दौड़ने लगी। पंचायत भवन में हड्डाच कंप मच गया। खबर आई कि जिले के नए डीएम कलेक्टर साहब औचक निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। गांव वालों ने आज तक डीएम को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। दोपहर के 1 बजे धूल का एक विशाल गुबार उठा। सायरन की गूंज से पक्षी वृक्षों से उड्ड डियच गए। पाए पाए पाए, एक के बाद एक 5 पुलिस की जीपें, और उनके बीच में एक चमचमाती सरकारी कार जिस पर अशोक स्तंभ लगा था। काफिला ठीक उसी स्कूल के गेट पर रुका जहां से कभी एक बच्चे को धक्के मारकर निकाला गया था। प्रिंसिपल, सरपंच और मास्टर ज्वाला प्रसाद हाथों में फूल माला लेकर मौजूद थे। वे कांप रहे थे। उन्हें लगा कोई राजा आ रहा है। कार का दरवाजा खुला। काला चमचमाता जूता जमीन पर रखा गया। फिर बाहर निकला एक 6 फुट का नौजवान। बदन पर कड्डी डिरदक बंद गला सूट, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर ऐसा रौब कि सूरज भी बादलों में छिप जाए। कलेक्टर साहब धीरे धीरे स्कूल के अंदर आए। पुलिस वाले उनके पीछे पीछे थे। ज्वाला प्रसाद ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। स्वागत है हुजूर, हमारे स्कूल का भाग्य जाग गया। कलेक्टर ने अपना चश्मा उतारा। उसने स्कूल की टूटी हुई छत को देखा, फिर उस जगह को देखा जहां वह कभी कीच में गिरा था, और अंत में उसने मास्टर ज्वाला प्रसाद की आंखों में देखा। मास्टर जी उसे पहचान नहीं पाए। उनके लिए तो यह कोई देवता समान अवसर था। अचानक कलेक्टर राघव ने कुछ ऐसा किया कि सबकी सांसें रुक गईं। वह आगे बढ़ा और मास्टर ज्वाला प्रसाद के पैरों में झुक गया। उसने उनके चरण स्पर्श किए। ज्वाला प्रसाद के होश उड़ गए। अरे अरे साहब, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप जिले के मालिक हैं, हम तो मामूली मास्टर हैं। राघव सीधा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, पहचाना नहीं गुरुजी, मैं वही कचरा हूं जिसे आपने 10 साल पहले इस स्कूल से बाहर फेंक दिया था। ज्वाला प्रसाद का चेहरा सफेद हो गया। उनके हाथ से माला गिर गई। रा रा राघव! उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। गांव वाले सन्न रह गए। वही भंगी का बेटा, वही राघव, आज कलेक्टर। राघव ने मास्टर जी के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में बोला, जी गुरुजी, आपने उस दिन कहा था ना, जाओ और रास्तों पर कचरा उठाओ। मैंने आपकी बात मानी। मैंने बहुत कचरा उठाया, लेकिन उस कचरे ने मुझे एक बात सिखा दी कि अगर आप कचरे में भी सोना ढूंढना चाहो तो मिल सकता है। उसने स्कूल के बच्चों की तरफ इशारा किया जो खिड़कियों से झांक रहे थे। आपने मुझे क्लास से निकालकर मुझे बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुझे बना दिया। अगर उस दिन आपने मुझे बेइज्जत न किया होता तो शायद मैं आज किसी कोने में बैठकर अपनी किस्मत को रो रहा होता। आपकी उस नफरत ने मेरे अंदर ऐसी आग लगाई जिसने मुझे आज इस कुर्सी पर बिठा दिया। ज्वाला प्रसाद की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे घुटनों के बल बैठ गए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत भारी पाप किया, मुझे सजा दे। राघव ने उन्हें उठाया। उसका अगला वाक्य वहां मौजूद हर शख्स की रूह में गूंज गया। राघव ने कहा, गुरुजी, मैं आपको सजा देने नहीं आया। सजा कमजोर लोग देते हैं। मैं तो बस आपको यह बताने आया हूं कि आज के बाद किसी भी बच्चे को उसकी जाति या उसके लिबास से मत तोलना, क्योंकि क्या पता जिस बच्चे को आप आज कचरा कह रहे हो, कल वही बच्चा आपके जिले का कलेक्टर बनकर आपके सामने मौजूद हो जाए। राघव ने अपनी जेब से एक पेन निकाला, एक महंगा पेन, और ज्वाला प्रसाद की जेब में लगा दिया। ये पेन रखिए और इससे बच्चों की किस्मत लिखिए, उनकी औकात नहीं। इतना कहकर राघव घूमा। वह अपनी कार की तरफ बढ़ा। पीछे सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ पश्चाताप और सम्मान की गूंज थी। राघव कार में बैठा, सायरन बजा और काफिला आगे निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद बिशनपुर गांव के स्कूल में फिर कभी किसी बच्चे को नीच या गरीब नहीं कहा गया, क्योंकि स्कूल की दीवारें अब भी गवाह थीं कि अपमान की आग में तपकर ही कोयला हीरा बनता है। जिंदगी में अगर कोई आपको ठोकर मारे, आपको गिरा दे या आपकी औकात बताए तो बुरा मत मानना। याद रखना, धनुष से तीर तभी दूर तक जाता है जब उसे पीछे खींचा जाता है।
अगर जिंदगी आपको पीछे खींच रही है तो समझ लीजिए कि वह आपको बहुत दूर, बहुत ऊंचा फेंकने की तैयारी कर रही है। राघव की तरह बनो, अपनी बेइज्जती को अपना हथियार बना लो और अपनी सफलता से इतना शोर मचाओ कि नफरत करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। सुनो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक दहाड़ा थी, ये एक तमाचा था उस समाज के गाल पर जो इंसान की कीमत उसके वस्त्रों से लगाता है। अगर आज राघव की इस जीत ने आपके अंदर सोए हुए ज्वालामुखी को जरा सा भी सुलगाया है, अगर आपकी मुठ्ठियां भी गुस्से और जोश में भींची हैं, तो इस आग को शांत मत होने देना। इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाओ, सिर्फ पसंद करने के लिए नहीं, बल्कि एक शपथ लेने के लिए। शपथ की आज के बाद कोई आपको आपकी औकात नहीं बताएगा। इस कहानी को शेयर करो एक हथियार की तरह। हर उस टूटे हुए इंसान तक ये वीडियो पहुंचाओ जो अंधेरे में बैठा है। उसे बताओ कि सूरज निकलने वाला है। खामोश मत बैठो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज उठाओ। लिखो कि इस कहानी की किस बात ने तुम्हारे दिल पर सीधा वार किया। दुनिया को पता चलने दो कि तुम भी एक राघव हो जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और अगर चाहते हो कि ऐसी ही कहानियां तुम्हारी रगों में बहती रहें जो तुम्हें सोने ना दें, तो इस चैनल को अभी हाइप और सब्सक्राइब करो। उस बेल आइकॉन को इतनी जोर से दबाना कि उसकी गूंज उन लोगों के कानों तक पहुंचे जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। याद रखना दोस्तों, जब दुनिया आपको कचरे के ढेर में फेंक दे तो समझ लेना कि अब आपके सोना बनने का समय शुरू हो चुका है। उठो और अपनी कहानी खुद लिखो। जय हिंद।